जैसे ही विजिबल हो आप लोगों ने मुझे कंफर्म करना है, ठीक है? बताओ, इज माई स्क्रीन विजिबल? चलो ठीक है। मर्जिम को विजिबल है, मनीजे को भी विजिबल है, एंड सारा आप भी कंफर्म करते हैं। सर आप भी कंफर्म कर दें। बेहतरीन हो गया। एक सेकंड देना बस, शायद मैं रिकनेक्ट पे आ जाऊँ, नेट गया हुआ था, पैकेज इस्तेमाल कर रहा था, अब ज़रा वाईफाई पे दोबारा आ जाऊँ। Okay, I hope you guys can hear me. Let's continue. So, हम स्पेस फिज़िक्स के पास्ट पेपर्स ही कंटिन्यू करेंगे। उस दिन हम कर रहे थे स्पेस फिज़िक्स के पास्ट पेपर्स और उनमें जो क्वेश्चंस थे वो मोस्टली वो लेवल से थे, बट आज IGCSE के क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज होते हैं उनको हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। व्हाट इज मीन बाय लाइट ईयर? लाइट ईयर किसे कहा जाता है? लाइट ईयर बेसिकली वो डिस्टेंस है जो लाइट ट्रेवल करती है एक साल के अंदर। लाइट ईयर क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल के अंदर जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। क्योंकि आपके जो स्पेस में डिस्टेंसेज हैं वो इतने बड़े हैं कि अगर किलोमीटर से मेजर किया जाए तो उनके साथ जो कैलकुलेशंस की जाती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हम एक अप्रोप्रिएट यूनिट यूज़ करते हैं फॉर डिस्टेंस और उसका नाम है लाइट ईयर। फिर वो आगे कहते हैं द सन इज़ वन स्टार इन मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में एक स्टार जिसका नाम है सन। स्टेट द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। किसी को याद है ये एक चीज़ है जो आपको रट्टा मारनी पड़ेगी। मिल्की वे गैलेक्सी का अप्रोक्सीमेट डायमीटर कितना है? किसी को याद है? हमने पढ़ा था उस दिन। अगर नहीं याद है तो गैस लगाओ। 1 बिलियन लाइट ईयर। चलो ठीक है, ठीक है। Maniza is saying 100,000 light years. Okay. Majam, any guess? 10,000 light years. So सारे करीब करीब थे, लेकिन आंसर सिर्फ एक ही सही है। और आंसर है इसका 100,000 लाइट ईयर्स। 100,000 लाइट ईयर्स। ठीक है, ये आपको याद करना है। अच्छा, ये याद करने का ना एक तरीका है छोटा सा, वो बताता हूँ आपको। उससे आपको याद रहेगा, उससे भूलोगे नहीं आप, ठीक है? देखो मिल्की वे गैलेक्सी में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5। यस, 2 लाइट ईयर मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 2 ईयर्स। तो मिल्की वे में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। कितने हैं? 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। और मिल्की वे का डायमीटर कितना है? 1 एंड देन 5 ज़ीरोस। कितने ज़ीरोस?
5 zeros, याद रखो, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी में 5 लेटर्स हैं, इसीलिए मिल्की वे गैलेक्सी का जो डायमीटर है वो 1 है और साथ 5 जीरोस। इससे याद रखना है, भूलेगा नहीं, ठीक है। एक अच्छी तरीका है। There are several stages in the life cycle of star. अब स्टार की लाइफ साइकिल में काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस होते हैं, several. Complete figure 10.1 to show the stages that a massive star goes through after it has used up most of the hydrogen at the center of star. तो यहाँ पे आप बड़े स्टार्स की बात कर रहे हो, उनके लाइफ साइकिल की बात कर रहे हो फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, जब उनके अंदर की मोस्टली हाइड्रोजन जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये वर्ड्स ये आपने इनमें से चूज़ करने। सबसे पहले वो एक मैसिव स्टार बन जाता है। एक मैसिव स्टार होता है जो कि हमारे सन से बहुत बड़ा है, ठीक है। जब उसके अंदर की सारी हाइड्रोजन, मोस्टली हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है तो वो रेड सुपर जायंट बन जाता है ना। वो क्या बन जाता है? वो रेड सुपर जायंट बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है? एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और उस एक्सप्लोजन को आप क्या कहते हो? उस एक्सप्लोजन को आप कहते हो सुपरनोवा एक्सप्लोजन, है ना। उस एक्सप्लोजन को हम लोग कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ठीक हो गया? अच्छा, फिर क्या होता है कि आपके पास सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, एंड उसके बाद क्या होता है आपके पास? नहीं, याद रखें कि आपका जो बड़ा स्टार होता है वो मैसिव स्टार नहीं बनाता, वो वाइट ड्वार्फ नहीं बनाता। या तो वो ब्लैक होल बनाता है या फिर वो न्यूट्रॉन स्टार बनाता है। तो यहाँ पर ब्लैक होल है या फिर न्यूट्रॉन स्टार, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? सुपरनोवा के साथ साथ एक और चीज़ बनती है। हिंट देता हूँ, जो चीज़ बनती है ना, that thing is raw material for other stars, for the creation of other stars। बताओ, इन चीज़ों में से क्या चीज़ बनती है? सुपरनोवा के साथ एक और चीज़ बनती है जो कि फिर दूसरे स्टार्स के लिए रॉ मटेरियल बनता है। यस, नेब्यूला। अगर पेपर में फंस जाओ तो देयर इज़ एन अदर मेथड जिसके ज़रिए आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हो, और वो है एलिमिनेशन। पहली बात तो आपको पता है कि वाइट ड्वार्फ तो नहीं हो सकता, है ना। सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑलरेडी हो गया है। रेड जायंट जो है ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। प्रोटोस्टार तो शुरू में बनता है ना, जब हाइड्रोजन तत्व फ्यूजन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और न्यूट्रॉन स्टार आपको पता है भाई यहीं पर ही आएगा, क्योंकि और का वर्ड आ गया है, क्योंकि या तो ब्लैक होल बनता है या न्यूट्रॉन स्टार बनता है, दोनों एक साथ नहीं बनते। तो बचा नेब्यूला, नेब्यूला ही आएगा, है ना। लेकिन बनता नेब्यूला ही है, मतलब एक क्लाउड बन जाता है डस्ट और उसका जो उसके अराउंड बन जाता है, और फिर दूसरे स्टार्स के लिए वो क्या बनता है? वो एक रॉ मटेरियल बन जाता है। तो नेब्यूला, और जहाँ पे आपके पास आ जाएगा न्यूट्रॉन स्टार। होप इट मेक सेंस। स्टेट द स्टेज in the life cycle of a star where heavy elements are formed। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा स्टेज होता है बड़े स्टार्स की लाइफ साइकिल का, एक ऐसा स्टेज होता है जब आयरन से ऊपर वाले एलिमेंट्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आयरन से बड़े बड़े एलिमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। उस स्टेज का नाम क्या है? हिंट दे देता हूँ, एक एक्सप्लोजन होता है बहुत बड़ा। यस, नहीं मनी से एक एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन, धमाका। और उस धमाके में इतनी एनर्जी होती है, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि बड़े बड़े एलिमेंट्स तक बनना शुरू हो जाते हैं। यस, बिल्कुल सही कहा सारा। उसे कहा जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ठीक हो गया? अच्छा, आगे चलते हैं।
Current scientific understandings is that the universe began 14 billion years ago. अब साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि आपका यूनिवर्स बना था वो 14 बिलियन ईयर्स पहले बना था इन एन इवेंट नोन एज बिग बैंग. ठीक है. एक्सप्लेन वन ऑब्जर्वेशन दैट सपोर्ट्स द बिग बैंग थ्योरी. एक ऑब्जर्वेशन बताओ और बताओ वो कैसे बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करती है. तो अगर आपको याद हो तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जो कि बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करती है और मैंने आपसे कहा था आपने सिर्फ एक ही याद रखनी है और वो कौन सी थी. बताओ. कि डिस्टेंट स्टार से जो लाइट आ रही है वो रेड शिफ्टेड है ना. कि डिस्टेंट स्टार से जो लाइट आ रही है वो रेड शिफ्टेड है. रेड शिफ्टेड लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स. रेड शिफ्टेड लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स. डॉपलर इफेक्ट. हाँ हाँ ये बेसिकली बताता हूँ. ये डॉपलर रेड शिफ्ट का मतलब है ही डॉपलर इफेक्ट है. रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट ये है डॉपलर इफेक्ट लाइट के अंदर. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर. सॉरी. रेड शिफ्ट रेड शिफ्टेड लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स. फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स है ना. देखो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लाइट हमें गैलेक्सी से आ रही है वो रेड शिफ्टेड है यानी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है. वेवलेंथ ओरिजिनल से ज़्यादा है. राइट. ये डॉपलर इफेक्ट ही है. तो रेड शिफ्टेड लाइट फ्रॉम डिस्टेंट सोर्स. अब एक्सप्लेनेशन देनी है कि कैसे ये बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करता है. पहले समझा दो फिर लिखते हैं. अब बात यह है कि देखो वो दूर जो सितारे हैं ना जो गैलेक्सीज हैं उनसे जो लाइट हमारी अर्थ तक पहुंच रही है वो रेड शिफ्टेड है और ये इस बात का सबूत देती है कि वो हमसे दूर जा रहे हैं. विच शोज दैट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. और यहाँ से हमें आइडिया आता है कि इफ द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग then in past it must have started from one point, right? That's how it supports big bang theory. समझ आया कि अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है हर चीज़ हमसे दूर जा रही है तो पास में कभी सब करीब होगा ना. अभी दूर जा रही तो कभी तो करीब होगी. और बिग बैंग थ्योरी में तो यही कहती है कि यूनिवर्स एक पॉइंट से शुरू हुआ है. पहले सारा यूनिवर्स करीब था और आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा है फैलता जा रहा है. ठीक है. तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे. Red shifted light from distant stars. Explain one observation that supports the Big Bang theory. Let's write down. Let's write. Light from the distant stars give red shifted light. Which shows that stars and galaxies and galaxies we have give red shifted light, which shows that they are moving away from us. Away from us. ठीक है. It proves that the universe is expanding. Okay.
Light from distant stars and galaxies give red-shifted light, which shows that they are moving away from us, which proves that the universe is expanding. It may, sorry, which, my bad, which proves that. So if the universe is expanding at an increasing rate, then in past, it must have been must have been closer, or started from a single point. From a single point. ठीक है, giving a solid evidence, giving a solid evidence for the Big Bang theory. बिल्कुल सिंपल अल्फाज में लिखा है, कोई मुश्किल नहीं लिखा। लाइट फ्रॉम डिस्ट अपने अल्फाज में लिखा है, ठीक है, ओन वर्ड्स में। आप भी ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, बस ये याद रखना कि सेंस चेंज ना हो। लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज गिव रेड शिफ्टेड लाइट। लाइट जो आ रही है उनसे वो रेड शिफ्टेड है, जिससे ये पता चलता है कि भाई दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अस, विच प्रूव्स दैट द यूनिवर्स एक्सपेंडिंग। सो इफ द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, then in past it must have been closer or started from a single point, giving a solid evidence for the Big Bang theory. ठीक है, ये सवाल सबको समझ आया? ये थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इसमें लिखना ज़्यादा था, बट आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लोग मुझे कंफर्म कर दो कि आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, तो मनीजे को समझ आ गया, सारा को समझ आ गया, मरियम आप भी बता दें। बेहतरीन हो गया, चलो आ जाओ आगे। ओके, आगे आ जाओ। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए मून वाले, ठीक है। ओके, सो देखो, figure 10.1 represents different positions A to H of the moon as it rotates around the earth. As it rotates around the earth, ठीक हो गया। Light from the sun, ठीक है। State a position of the moon where an observer on earth sees. State a position of the moon where an observer on earth sees. There is a quarter moon and there is a full moon. अच्छा, अब भाई एक इंसान बैठे है अर्थ के ऊपर, मून की पोजीशन बता दो जब इंसान को ऐसा मून नजर आएगा और ऐसा मून नजर आएगा। हाफ मून कहाँ नजर आता है बताना जरा, इफ यू गाइस रिमेंबर, हाफ मून किधर नजर आता है? ओके, आर यू श्योर सारा? आर यू श्योर सही आंसर है इसका? आर यू श्योर हाफ मून जो है वो आपको सी पे नजर आता है? ओके, मनीजा इज सेइंग ए एंड ई, क्योंकि देखो अगर ये मून है और यहां पर आप बैठे हुए हो, ठीक है, और सन से ये लाइट आ रही है, तो मून की तो पीछे वाली लाइट, ये वाला हिस्सा ब्राइट होगा ना, आगे वाला हिस्सा कैसे नजर आएगा? वो तो सिर्फ आपको ब्लैक नजर आएगा, है ना। तो यहाँ पे तो आपको कंप्लीटली डार्क मून नजर आएगा, यहाँ पर आपको क्रिसेंट मून नजर आएगा, क्रिसेंट, इन दो जगह पे क्रिसेंट मून नजर आएगा। यहाँ पर आपको हाफ मून नजर आएगा, ए पर और ई पर आपको हाफ मून नजर आएगा। जैसे देखो ना, यहाँ पे लाइट आ रही है, हाफ मून ये वाली साइड चमक रही है और आधी पीछे वाली चमक रही है, तो आप यहाँ बैठे हुए हो तो आपको ये साइड नजर आएगी ना,
और यहाँ से भी नज़र आएगी वही साइड, हाफ मून यहाँ से भी नज़र आएगा, है ना। अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊँ कॉन्सेप्ट थोड़े से, तो ये रहा हमारा स्पेस फिजिक्स। जो ये देखो, हाफ मून कहाँ नज़र आता है, हाफ मून नज़र आता है यहाँ पर, हाफ मून यहाँ पर नज़र आता है और यहाँ पर नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पर हाफ मून और यहाँ पर हाफ मून, यहाँ पर क्रेसेंट और यहाँ पर क्रेसेंट। तो यहाँ पर या तो आप आंसर ए लिख सकते हो या तो आप ए लिख सकते हो, दोनों करेक्ट आंसर्स होंगे। या तो ए लिख दो या फिर ए लिख दो, दोनों सही होंगे। स्टेट आ पोजीशन, एक पोजीशन बतानी, सिर्फ ज़्यादा नहीं बतानी। फिर फुल मून कहाँ नजर आएगा बताओ देख के, ये तो आना चाहिए। पूरा चांद कहाँ नजर आएगा सर, वाई इजंट द ग्लोइंग साइड सेम ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर मून। ठीक है जी पे आपका सवाल समझ नहीं आया सर। वाई इजंट द ग्लोइंग साइड सेम on the first and third quarter moon? Because sun is in one side. मनीष से सवाल क्या है आपका, थोड़ा सा एलेबोरेट करें। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी ये साइड चमक रही है ना, और यहाँ पर भी ये साइड चमक रही है, ये आप कह रही हैं। यानी आपका मतलब है कि ग्लोइंग साइड ही होनी चाहिए, लाइक दिस। अच्छा देखिए, बात है देखिए, जैसे ए में ये साइड ग्लो कर रही है ना, राइट। सो इजंट सपोज टू बी इन द सेम साइड, हाँ सेम साइड पे ही होगी, क्योंकि सन की शुआएं यहाँ से आ रही है ना। और बात यह है कि भाई जैसे अगर मून की ये वाली साइड ग्लो कर रही है ना, फिर इस तरफ मून की ये वाली साइड ग्लो करेगी, क्योंकि मून अगर हाफ रोटेशन अर्थ के अराउंड कर रहे हैं ना, तो हाफ रोटेशन अपने एक्सिस के अबाउट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे ये वाली साइड, ये वाला क्वार्टर मून का ग्लो कर रहे हैं और इंसान को नजर आया, तो यहाँ पे कोई और क्वार्टर होगा, वो ये वाला क्वार्टर होगा, क्योंकि जैसे मून यहाँ पर घूम के आएगा, हाफ रोटेशन करेगा, ये जो मून अपने एक्सिस के अबाउट भी हाफ रोटेशन कर लेगा, ठीक है। और फिर ये वाली साइड जो है यहाँ पर आ जाएगी, समझ आई। बिल्कुल, ये वाली साइड जो है यहाँ पर आ जाएगी और ये वाली साइड जो है वो यहाँ पर आ जाएगी हाफ रोटेशन के बाद। चलो ठीक हो गया। तो हाँ बिल्कुल, जो फुल मून है वो जी पे नजर आएगा, शाबाश। फुल मून कहाँ नजर आएगा, फुल मून जी पे नजर आएगा। स्टेट द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन फॉर द मून टू ऑर्बिट द अर्थ। अब मून को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है बताओ। 1 मंथ, शाबाश। 1 महीना लगता है अप्रोक्सीमेटली अर्थ के अराउंड पूरा चक्कर लगाने में, ठीक हो गया। आगे आ जाओ। 。           हम्म
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमसे कहते हैं कि the average distance of Earth from the Sun is 1.5 into 10 raised to power 8 किलोमीटर्स। यानी अगर ये आपकी अर्थ है, अगर ये आपका सन है, ठीक है, और ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ में और सन में जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है, वो डिस्टेंस आपको बताया हुआ है कि ये डिस्टेंस जो है ना, दिस डिस्टेंस इज 1.5 into 10 raised to power 8 kilometers. This is your distance between Earth and Sun. फिर वो कहते हैं कैलकुलेट एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द अर्थ इन किलोमीटर्स पर आवर। अब अर्थ की ना एवरेज ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है, और वो किस में निकालनी है, वो किलोमीटर्स पर आवर निकालनी है। अब देखो आपको डिस्टेंस तो गिवन है लेकिन टाइम गिवन नहीं है। तो अर्थ को ये पूरा रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज लगते हैं ना। तो टाइम भी गिवन है इनडायरेक्टली, हमें पता है, टाइम सबको पता होना चाहिए, 365 डेज लगते हैं। और हमें क्या निकालनी है, हमें स्पीड निकालनी है। कौन सी स्पीड निकालनी है, ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, पहला है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम। अब डिस्टेंस जो है यहाँ पे वो अर्थ के सरकमफ्रेंस के बराबर है। ये जो ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट के सरकमफ्रेंस के बराबर है। और वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस रेडियस का यूज़ करके। तो 2πr से हम क्या करेंगे, अपना सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। तो स्पीड इज इक्वल्स टू 2π, रेडियस कितना है, रेडियस इज 1.5 into 10 raised to power 8 किलोमीटर्स, ठीक है। और आपको किलोमीटर्स पर आवर में चाहिए, इसका मतलब है आपको टाइम भी आवर्स में चाहिए, राइट। अच्छा, तो टाइम, कितना टाइम लगेगा अर्थ को सन के, सूरज के अराउंड एक पूरा चक्कर पूरा करने में, वो है 365 डेज। एक दिन में होते 24 घंटे, तो 365 डेज में कितने घंटे होंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको ऑर्बिटल स्पीड दे देगा। लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, फिर नीचे आएगा 365 into 24, तो आपकी ऑर्बिटल स्पीड है 1,75,888, यानी 1,00,000, अगर टू सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ करें तो 1,10,000 किलोमीटर पर आवर ये आपकी स्पीड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज, फिर वो कहते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस। आपको लाइट की स्पीड दी है वैक्यूम में, आपको लाइट की स्पीड दी है वैक्यूम के अंदर। फिर वो आपको कहते हैं कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ, के यानी लाइट को कितना टाइम लग रहा है सन से अर्थ तक जाने पे। डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है। किस स्पीड से लाइट मूव करती है, इस स्पीड से मूव करती है। सर मार्किंग स्कीम में एग्जैक्ट आंसर होता है राउंड ऑफ। मार्किंग स्कीम में ना आपको हर आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ किया हुआ मिलेगा। अगर आप राउंड ऑफ नहीं भी करते हो ना तो इट्स नॉट एन इशू, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि अपने आंसर को आप टू सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ कर दो। मैंने बहुत मार्किंग स्कीम्स देख ली हैं, हर जगह पे इन्होंने आंसर्स टू सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ किए होते हैं। तो बेसिकली हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। आपको इन दिस केस क्या चाहिए, आपको टाइम चाहिए। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करते हो, डिस्टेंस को स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो व्हाट इज योर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 1.5 इंटू 10 raised to power 8 किलोमीटर्स, ठीक है। और स्पीड कितनी है, अब ये चीज़ ख्याल रखना, डिस्टेंस आपके पास किलोमीटर्स में है और स्पीड आपके पास जो है वो किस में है, मीटर्स पर सेकंड में है। या तो आप इसको किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करो या फिर इसको मीटर्स में कन्वर्ट करो। अब इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो कैसे, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली किलोमीटर्स है ना, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है। और नीचे आपके पास स्पीड ऑलरेडी गिवन है विच इज 3 into 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड इज योर स्पीड, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट कितना टाइम लगता है। 1.5 into 10⁻11 अपॉन 3 into 10⁸8 500 सेकेंड्स लगते हैं। कितने लगते हैं? 500 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे यूनिट नहीं गिवन है, अगर अपना आंसर आप आवर्स में भी देते तब भी आपका आंसर सही रहता। उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया कि आपने आंसर जो है वो सेकेंड्स में देना है, किलो आवर्स में देना है या मिनट्स में देना है। तो अगर आप किसी भी यूनिट में देते आपका आंसर सही माना जाता, ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गया सारा, आगे चलें। इज इट क्लियर? जल्दी से शाबाश क्लियर लिख दो जल्दी से। ओके, अगला क्वेश्चन। State the condition required for a protostar to become a stable star. तो stable star basically कब बनता है? Let me explain. तो assume करो this is your protostar, ठीक है। अब इसके अंदर एक रिएक्शन चल रहा है जिसका नाम है फ्यूजन, और ये फ्यूजन क्या कर रहा है? ये बेसिकली एक आउटवर्ड फोर्स क्रिएट कर रहा है। जब रिएक्शन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है कोर के अंदर, और ये एनर्जी क्या कर रही है? कोर को बाहर की तरफ पुश कर रही है, और एक इनवर्ड फोर्स लग रही है विच इज़ ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो एक इनवर्ड फोर्स लग रही है विच इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो बेसिकली आपका एक प्रोटोस्टार स्टेबल स्टार तब बनता है जब, हाँ जी, व्हेन आउटवर्ड फोर्स बैलेंसेस द इनवर्ड फोर्स। बहुत अच्छे। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन आउटवर्ड फोर्स ड्यू टू fusion and the inward force due to gravity gets balanced. A stable star is formed. Hopefully it makes sense. आगे चलते हैं, आ जाओ। Okay. The sun is one of many billions of stars in Milky Way. अब मिल्की वे में बिलियंस ऑफ स्टार और सन उनमें से एक है, ठीक है। और सन जो है सन emits a very large quantity of energy as electromagnetic radiations. और सन जो है बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जो है वो एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज करता है। State the three regions of the electromagnetic spectrum in which the sun emits the most energy. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के 3 रेडिएशंस बताओ या 3 रीजन्स बताओ जिसमें सन सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। अब अर्थ पे सन की एनर्जी पहुंचती है, बिल्कुल, अल्ट्रावायलेट भी है। तो कौन सी 3 ऐसी रेज है जिनकी रेडिएशंस है जिनकी फॉर्म में एनर्जी आती है? सबसे पहले तो अल्ट्रावायलेट है, उसके बाद कौन सी है? इंफ्रारेड, बिल्कुल। और तीसरी कौन सी है जिसकी वजह से हम सब कुछ देख पा रहे हैं अपने आसपास, इवन आप मेरा लैपटॉप जो देख पा रहे हो? बिल्कुल, इंफ्रारेड विजिबल लाइट एंड अल्ट्रावायलेट। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इंफ्रारेड विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड विजिबल लाइट
इंफ्रारेड, विजिबल लाइट एंड अल्ट्रा वायलेट। बिल्कुल, अल्ट्रा वायलेट रेस। ठीक हो गया, ऑलराइट। फिर आगे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द सन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ दिस, लाइट की स्पीड बेसिकली। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर। द रेडिएशन टेक्स 500 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ। उसको 500 सेकेंड्स लगते हैं अर्थ पे पहुंचने के लिए। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ। अब वी ऑलरेडी न्यू दैट बिकॉज हमने ऊपर क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन हम निकालते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। आपको बताया गया है कि आपकी जो स्पीड है वो निकाली जाती है डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो स्पीड इनटू टाइम विल गिव यू डिस्टेंस। अब स्पीड कितनी है? स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 500 सेकेंड्स। डिस्टेंस कितना बना? 3 × 10⁸ multiplied by 500 is 1.5 × 10⁻11 मीटर्स। याद रखना, मीटर्स लास्ट में लिखना है। बेहतरीन हो गया, आगे आ जाते हैं। अगला सवाल कहता है अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स अगो द सन फॉर्म फ्रॉम एन इंटरस्टेलर क्लाउड। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो सन हमारा बना था एक इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ गैस से, जो कि बाद में एक स्टेबल स्टार बना। Describe and explain what happens as an interstellar cloud of gas forms from a protostar. बताओ क्या होता है जब इंटरस्टेलर क्लाउड से एक प्रोटोस्टार बनता है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस होता क्या है? तो सबसे पहले होता यह है कि भाई आपके जो पार्टिकल्स ऑफ क्लाउड, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड गैस, पार्टिकल्स ऑफ dust and gas collapse under the gravity, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जो पार्टिकल्स ऑफ डस्ट होते हैं वो कोलैप्स होते हैं अंडर ग्रेविटी। उसके बाद क्या होता है, 2 मार्क के लिए बता रहे हैं। उसके बाद ये होता है कि भाई आपके पास द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर इंक्रीजेस, द डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द सेंटर इंक्रीजेस तुम्हारा का सवाल है बस। फाइनली फॉर्मिंग अ प्रोटोस्टार, और बस फॉर्मिंग लिख देते हैं। बेहतरीन हो गया, ठीक हो गया। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन, 3 मार्क का सवाल है। What happens as a protostar becomes a stable star? बताओ क्या होता है जब आपका प्रोटोस्टार जो है वो एक स्टेबल स्टार बनता है। अब याद रखो हम कहाँ पे हैं, प्रोटोस्टार के ऊपर, ठीक है। और अब हम स्टेबल स्टार बनेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले when the temperature rises up to, हाँ जी सबसे पहले बताएंगे फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है, शाबाश। और हम और स्पेसिफिक डिटेल्स डालेंगे। याद है ना, मैं पढ़ा था कि व्हेन द टेम्परेचर, कोई और कर देते हैं प्यारा सा, व्हेन द टेम्परेचर rises to 10 million degrees Celsius, fusion reaction of hydrogen starts
ठीक है, forming in the core which creates an outward force. ठीक है, a stable star is formed when the inward force due to gravity and the outward force due to fusion reaction gets balanced. When the temperature rises up to 10 million degrees Celsius, fusion reactions of hydrogen start in the core, which creates an outward force. A stable star is formed when the inward force due to gravity and the outward force due to fusion reaction gets balanced. ठीक हो गया? ओके, आगे आ जाओ. एक सवाल और हो जाएगा, राइट? क्वेश्चन हो जाएगा. ओके, फिर वो कहते हैं द सोलर सिस्टम इंक्लूड्स द सन एंड प्लैनेट्स. सोलर सिस्टम में आपके पास सन है और प्लैनेट्स हैं. स्टेट टू अदर टाइप्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन. अब दो और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स बता दो जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं. एस्ट्रॉइड्स बिल्कुल, और एक और है, हाँ, कॉमेट. शाबाश, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स, बहुत अच्छे. स्टेट द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स. अब क्योंकि हमारा ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, आवर ऑर्बिट इज एलिप्टिकल. हमारा ऑर्बिट कैसा है? एलिप्टिकल है. ओहो, हाँ, एलिप्टिकल है इस तरह का. ठीक हो गया. अगला सवाल देखो. फिर वो कहते हैं कि भाई जान, फिगर 10.1 शोज द ऑर्बिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन. एक ऑब्जेक्ट है जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं. एट पॉइंट ए द ऑब्जेक्ट इज क्लोजेस्ट टू द सन. अब पॉइंट ए में वो चीज़ सन के सबसे क्लोज है और पॉइंट पी पे वो सबसे दूर है. ठीक हो गया. तो state and explain the energy transfer as the object travels from point A to point B. अब जैसे ही वो पॉइंट A से पॉइंट B तक जाएगा, जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ है वो बताना है और एक्सप्लेनेशन देनी है. तो भाई यहाँ पर जब से वो सबसे करीब था ना, तो उसकी क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम थी, है ना, इसलिए काइनेटिक सबसे ज़्यादा थी. अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप सन से दूर जाते जाओगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी. ओह सॉरी, बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे कोई भी प्लैनेट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सन के अराउंड ऑर्बिट करता है, वो सन से दूर जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है. क्योंकि जो टोटल स्टोर ऑफ एनर्जी होता है वो कांस्टेंट ही रहना होता है, इसीलिए एनर्जी को बराबर रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी. तो जैसे ए से बी पे जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज एंड द काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज. ठीक है, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एंड द पोटेंशियल एनर्जी ओहो गलत उल्टा लिख दिया. will decrease and the kinetic energy
विल इंक्रीज। ओह, मैं क्या लिखे जा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है। सो हम कहेंगे एज ए ऑब्जेक्ट, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द सन, potential energy increases, ठीक है। To keep this store of energy constant, kinetic energy will decrease। ठीक हो गया।